पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज के कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय में ये जो पंक्तियां हैं बहुत समीचीन है, क्योंकि इस महामारी से भारत ही नहीं सारा विश्व ही डरा हुआ है। ऐसे में टीवी चैनल, फेसबुक आदि पर विषय विशेषज्ञ कोविड-19 की चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं। वे आयुर्वेदिक चिकित्सा तथा योग चिकित्सा की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ये परम आवश्यक है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार बढ़ती रहे, बनी रहे। योग विषयक व्याख्यान श्रृंखला का आज है दूसरा दिन है। हमारे विषय संप्रेषक हैं डॉक्टर कामाख्या कुमार जी। संप्रति आप उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के योग विभाग में प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। रिसर्च जर्नल का आप निर्देशन करते हैं। आज आपका विषय है योग चिकित्सा। कार्यक्रम की सुचारुता को बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर आशा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय, आपका स्वागत करती हूँ और आज के इस समीचीन विषय योग चिकित्सा पर आपके व्याख्यान हेतु आपको आमंत्रित। साथ ही मैं अपने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ, क्योंकि उनके बिना हमारा ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। वे इस समय अपने मोबाइल तथा लैपटॉप की स्क्रीन के समक्ष बैठे होंगे, तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर कामाख्या कुमार जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद। डॉक्टर गरिमा, क्या मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? आप यदि अपने वहां से जी सर स्क्रीन शेयर एनेबल कर देंगे। हाँ, यस सर। हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, अब मैं यस सर, हो गया। बस 1 मिनट में इसको स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। यस सर। नमस्कार सभी लोगों को। जैसा कि आपको विदित है, आज की हमारी चर्चा का विषय है योग चिकित्सा और उसकी व्यवहारिकता। तो मैं सबसे पहले विभाग के अध्यक्ष गरिमा विभागाध्यक्ष विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय सभी का अभिवादन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम अपनी परंपरा के अनुसार गायत्री मंत्र से शुरुआत करेंगे। पेट की हड्डी सीधी, आंखें बंद, शरीर स्थिर, मन शांत, चेतना भूमध्य में। मैं गायत्री मंत्र बोलता हूँ। यदि आप में से जो भी उचित समझे गायत्री मंत्र जिन्हें याद हो अवश्य बोलने की कृपा करें। लंबी गहरी श्वास अंदर।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, हम आज की चर्चा में योग चिकित्सा के ऊपर अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। एक्चुअली योग चिकित्सा है क्या, यदि इसे हम जानना चाहें तो ऐसा देखा गया है कि एक बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़े स्रोत हैं, खास करके साइंटिफिक एरियाज में, रिसर्चर्स के एरियाज में, जो योग थेरेपी को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि इसके कोई साइड इफेक्ट न के बराबर है। अब यदि कोई डिसिप्लिन वे में करे तो इसे समझने के लिए, जैसे हम कहने को तो कह देते हैं योग चिकित्सा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन उससे आपको यह समझना पड़ेगा कि हर कोई हर अभ्यास नहीं कर सकता, एक लिमिटेशन है। बस उस लिमिटेशन को यदि ध्यान में रखें तो योग थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट नहीं। अदरवाइज यदि हमने डिसिप्लिन्ड वे में नहीं किया, किसी योग एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली, तो फिर योग चिकित्सा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि योग को चिकित्सा के रूप में लेना ही चाहते हैं, वैसे तो आप सबको विदित है योग एक साधना पद्धति है, योग एक जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति इसलिए, सभी कोई जीवन जीते हैं, लेकिन एक योगी का जीवन अलग होता है, अपने आप में पारदर्शी होता है, आदर्श होता है। लोग उनके अनुरूप आचरण करना चाहते हैं, लोग उनके अनुरूप व्यवहार करना चाहते हैं, लोग उनके वाक्यों को आदर्श वाक्य मानते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं जिसकी वजह से कि हम योग के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और योग को अपने लिए अनुकूल मानते हैं। आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है ना, आप सब लोगों का ध्यान आकर्षण चाहूंगा, योग क्या है। महर्षि पतंजलि ने कहा है योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है योग कर्मसु कौशलम, और आगे कहा है समत्वम योग उच्यते। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें पता है, क्योंकि आप सभी योग के विद्वान हैं, योग के जानकार हैं, योग के विषय में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। इन सूत्रों को हम जानते तो हैं, लेकिन इसे अपने जीवन में कितना उतारा है। एक्चुअली हम योग चित्त वृत्ति निरोधा की परिभाषा तो करते हैं, लेकिन जब आपको कहा जाए कि योग करो तो आप क्या करते हैं? आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, षटकर्म करते हैं, मेडिटेटिव टेक्निक्स अपनाते हैं, और क्या करते हैं वो। अब ये तो आपको स्पष्ट है कि योग आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है, योग षटकर्म और मेडिटेटिव टेक्निक्स तक सीमित नहीं है। जो हम योगा मैट के ऊपर करते हैं योग उतने तक सीमित नहीं है। योग कहां तक बढ़ चढ़ कर जाता है? योग हमारे जीवन के एक एक क्रियाकलाप में जब तक ना उतर जाए तब तक आपका योग बेकार है। जब तक कि आप समत्वम योग उच्यते को समझ न लें, समझने से मतलब केवल उसके शाब्दिक अर्थ को समझना नहीं, समझने से मतलब है कि जब वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए,
जब आप हानि लाभ यश अपयश सुख दुख सब में समभाव की अवस्था बनाए रखने की क्षमता विकसित कर लें, फिर क्या है, फिर आप एक योगी का व्यक्तित्व धारण कर लें। और ऐसे योगा ऑफ द मैट, योगा ऑन द मैट तो आप सब करते हैं, पर योगा ऑफ द मैट की जो बात करें, जो योगा ऑफ द मैट प्रैक्टिस करे, जिसकी हर कार्य में कुशलता दिखाई दे। योगा कर्मसु कौशलम की बात तो करते हैं, लेकिन कर्म में कुशलता किसे कहते हैं? कर्म में कुशलता उसे कहते हैं जहां एक्सपेक्टेशन ना हो, एक्शन विद परफेक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन। तो जब ये चीजें हमारे जीवन में आने लगे तो वो योग आपके जीवन में उतरा। योग तब जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। और जब ये जीवन शैली हमारे अंदर आ जाए, या कहिए कि योग हमारे जीवन शैली के रूप में प्रकट हो जाए, तो ये जीवन शैली ही योग चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आप समझते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व को किसी चिकित्सा की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब हम एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएंगे, हम एक डिसिप्लिन्ड एक्शन करेंगे, हम एक डिसिप्लिन्ड थॉट प्रोसेस रखेंगे, हम हर तरह से समता भाव में, दृष्टा भाव में रहेंगे, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो फिर हमें हमारे जीवन में कष्ट का, हमारे जीवन में दुख का कहीं कोई अवसर ही नहीं है। और दुख तभी है जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जब हम दूसरों के हित में अपना हित नहीं समझते, अपना हित अलग, दूसरे का हित जाए। तो आप कहेंगे जी ये सब तो योग की परिभाषाएं हैं, योग के व्यवहारिक पक्ष हैं, इसमें योग चिकित्सा कहाँ हुई? मैं आता हूं उस पॉइंट पर। योग चिकित्सा एक्चुअली प्रिवेंशन ज्यादा है, क्योर कम है। योगा थेरेपी बेस्ड ऑन प्रिवेंशन, क्योर एंड मैनेजिंग, प्रमोटिंग द हेल्थ। तीनों आयामों पर योग चिकित्सा काम करती है। पहला, योग को हम प्रिवेंशन के रूप में देखते हैं, योग को क्योर में देखते हैं, और जो ठीक हो चुका है उसके प्रमोशन ऑफ हेल्थ के बारे में काम करती है। और वो सब एक सही को समझने क्रांति संभव। योग चिकित्सा तब संभव है जब हम योग, बेसिकली जब भी हम बाहर जाते हैं, या आप भी जितने भी योग के जानकार हैं, जब भी आप किसी को बताते हैं कि मैं योग करता हूँ, योग सीखता हूँ, तो सब छूटते ही लोग कहते हैं कि भाई मेरी एक समस्या है, मेरा ये 2-4 योग बताओ। 2-4 योग आपको बता देंगे तो फिर हमारे पास ज्ञान रह जाएगा। नहीं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि 2-4 आसन बता दो, 2-4 प्राणायाम की टेक्निक्स बता दो, योगा ऑन द मैट बता दो, हम उसको मेडिसिन के रूप में लेंगे, और यदि ठीक हो गया तो ठीक, और नहीं ठीक हुआ तो तुम्हारा योग बेकार है। ये जो कंसेप्ट है वो उनके भीतर वो चलेगा, लेकिन ये कंसेप्ट आप जैसे योग एक्सपर्ट के भीतर ना हो। आप सभी योग के मास्टर्स या डिप्लोमा कर रहे हैं, या जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है वो सब इस एरिया में निष्णात हैं कि योग को वो अपने लाइफस्टाइल के रूप में जी रहे हैं। तो दोनों में ये अंतर है कि जो जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया उन्हें योगा थेरेपी की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने योगा को ऑन द मैट ही सीमित रखा, उनके लिए योगा थेरेपी अब अलग से उसको योग थेरेपी समझनी पड़ेगी और उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैं योग चिकित्सा के कुछ सिद्धांतों को आपके सामने रखना चाहता हूं। आप योग चिकित्सा को 2-3 बातों पर ध्यान रखें। पहला ये, योग चिकित्सा
कोई ग्रुप क्लास नहीं है। योग चिकित्सा किसी समस्या का त्वरित समाधान नहीं है, और योग चिकित्सा अपने आप में थेरेपी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है, एक डिसिप्लिन है। तो फिर योग चिकित्सा को किस रूप में किया जाए और कैसे किया जाए, इसके कुछ सिद्धांत हैं। मैं आपको आपकी जानकारियों के आधार पर ही केवल और केवल उन्हें परिपक्व करने का प्रयास करूंगा। कुछ सिद्धांत इस तरह से हैं जैसे 5 शरीर का सिद्धांत। हमारा शरीर क्या है? 5 आयामों में विभक्त है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। जब भी आप योग चिकित्सा करने जाएं तो आपको इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोगी का कि इस 5 आयाम की चिकित्सा करनी। क्यों? क्योंकि जो ग्रॉस बॉडी है उसमें डिजीज दिखता है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं, पर कॉम्प्लिकेशंस की जड़ कहाँ है? कॉम्प्लिकेशन की जड़ उसके प्राणमय कोष, उसके मनोमय कोष, उसके विज्ञानमय कोष या उसके आनंदमय कोष में हो सकता है। उन 5 आयामों को ठीक करने के लिए जिन जिन अभ्यासों का चयन किया जाना चाहिए, वो सब अभ्यास आपने उस योगा थेरेपी के पैकेज में डाला कि नहीं डाला, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला सिद्धांत। दूसरा है पंचतत्व। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आपको पेशेंट के या जो थेरेपी चाहने वाले लोग हैं उनके उन आयामों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनके शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी है, जल तत्व की कमी है, अग्नि तत्व की कमी है, वायु तत्व की कमी है या आकाश तत्व की कमी है। अब ये समझना आसान तो नहीं है, इसके लिए आपको अपना डायग्नोस्टिक टूल डेवलप करना पड़ेगा। और वो डायग्नोस्टिक टूल कैसे डेवलप होगा? जब आप इन 5 तत्वों को अपने शरीर में कहां और किस रूप में हैं इसे समझ लेंगे। ये एक अलग चर्चा का विषय है, मैं इस पे शायद आज प्रकाश नहीं डाल पाऊं, कभी और मौका मिलेगा। तीसरा आयाम है हमारा पंच प्राण का। हमारा शरीर के भीतर अन्नमय कोष और उसके भीतर प्राणमय कोष। जो हमारी वाइटल एनर्जी है वो 5 भागों में विभक्त है। 5 प्राण आप सभी जानते हैं, योग के जो एक्सपर्ट। प्राण, समान, उदान, ज्ञान, अपान। इन 5 प्राणों का जो क्षेत्र है हमारे शरीर में कहाँ है और किस प्राण की कमी हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी या उस पर्टिकुलर ऑर्गन में एनर्जी की कमी ला रहा है, ये देखना और ये समझने की बात है। और उसके आधार पर फिर हमें चिकित्सा देनी चाहिए। अगला है 7 चक्रास। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 7 चक्र हैं, और वो 7 चक्र एक एनर्जी सेंटर्स के रूप में है, साइकिक सेंटर्स हैं। और ये साइकिक सेंटर्स यदि प्योर नहीं है या कहिए उसमें ऑब्स्टिकल है या कहिए कि वो एनर्जी चैनल जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में कोई कमी है तो वो आपके एरिया में सप्लाई प्रॉपर नहीं करेगा। तो वो जो हमारे चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, इन चक्रों का हमारे ऑर्गन्स पर डायरेक्ट प्रभाव होता है, या कहिए कि ये हमारे ऑर्गन्स के को गवर्न करते हैं। और इसलिए इन गवर्निंग काउंसिल को या कहिए कि गवर्निंग सेंटर्स को प्योर और एनर्जाइज्ड होना बहुत जरूरी है। तो 7 चक्रों की जानकारी और उन चक्रों से गवर्न होने वाले कौन कौन से ऑर्गन है, यदि आपके ऑर्गन्स कमजोर हैं तो ये जानना पड़ेगा कि आपका जो
आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे जो एनर्जी, जो ऑर्गन्स हमारे कमजोर हैं, उसका गवर्नर कौन सा चक्र है। उदाहरण के लिए, जैसे आपके किसी यूरोजेनिटल ऑर्गन में कोई समस्या है, इसका मतलब स्वादिष्ठान चक्र में कमजोरी है। और स्वादिष्ठान चक्र की कमजोरी को ठीक करने के लिए कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो फिर उन अभ्यासों का चयन है कि नहीं है आपके योगिक पैकेज में। इसी तरह से एक और सिद्धांत है, 7 धातु के सिद्धांत। आयुर्वेद कहता है हमारा शरीर 2 धातु और मलमूलों से बना हुआ है। 2 धातु मलमूलम ही शरीर। 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और सुख। इन 7 धातुओं में से कौन सा धातु कमजोर है जिसकी वजह से कि हमारे शरीर में समस्या है, ये जानना पड़ेगा। और इसे जानने के लिए उस सब धातु के सिद्धांत को, सब धातुओं के विस्तार को समझना पड़ेगा, हमारी बॉडी में उसका कहाँ क्या स्थान है। जैसे उदाहरण के लिए, जो हमारा मांस है वो धरती यानी कि पृथ्वी तत्व से बना है। इसका मतलब पृथ्वी तत्व की कमी है, और पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए या पृथ्वी तत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से अभ्यास हैं, तो घेरंड संहिता में दिया हुआ है पार्थिवीय धारणा। उस अभ्यास को करें। अभी कभी आपने अभ्यास किया? नहीं किया। आपने उन घेरंड संहिता को पढ़ने के बाद उसको समझने का प्रयास किया? नहीं किया। तो फिर आप योग चिकित्सा आधी अधूरी जानकारी के आधार पर करने जा रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आधी अधूरी जानकारी के बाद आधी अधूरी चिकित्सा हो पा रही। इसलिए 3 दोष, 3 तरह की पर्सनालिटीज, इन सारे सिद्धांतों को समझने के बाद ही आप योग चिकित्सा की बात पूरी कर सकते हैं। कुछ और सिद्धांत भी हैं, व्यवहारिक सिद्धांत है, जैसे समय और स्थान का ध्यान रखें, हाइजीन और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, भोजन और उसके प्योरिटी, उसकी पवित्रता का ध्यान रखें, उस अपने जीवन में डिसिप्लिन का ध्यान रखें, ग्रुप क्लास ना हो, इंडिविजुअल केयर हो। ऐसे कई सारे सिद्धांतों को यदि आप जीवन में उतारते हैं तो आप एक योग चिकित्सक की भूमिका अच्छी तरह निभा सकते हैं। यदि पंचकोश जिसकी आपको जानकारी है, तो पृथ्वी तत्व या अन्नमय कोश, प्राण तत्व या प्राणमय कोश, मनोमय या विज्ञानमय कोश, उनका सबका आपस में रिलेशन क्या है और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की विधियां क्या क्या हैं। योग के फील्ड में उनके लिए कौन कौन से अभ्यास बताए गए हैं। फिजिकल एलिमेंट है, एनर्जी लेवल है, मेंटल लेवल है, विजडम लेवल है, ब्लिस लेवल है। इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग में कौन कौन से अभ्यास हैं, इन सारी जानकारियों को यदि आप रखते हैं तो योग आपके लिए चिकित्सक के रूप में होगा। आपको अलग से किसी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होगी। पंच प्राण, 7 चक्र, 7 धातु, 3 दोष और 3 तरह की पर्सनालिटी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इसको आप साइकोलॉजिकली भी समझते हैं, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी और टाइप ए बी पर्सनालिटी। जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट है, उसके अंदर ये हाइपरटेंशन, एंगर और इस तरह की समस्याएं होने की संभावना ज्यादा है। तो उसके लिए आपको ऐसे अभ्यास कराने हैं जो व्यक्ति को इंट्रोवर्ट करते हैं। मेडिटेशन, सूदिंग प्राणायाम, भ्रामरी। कुछ लोग इंट्रोवर्ट ही होते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, ऐसी समस्याएं होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उनके लिए उनको एक्सट्रोवर्ट करने वाले प्राणायाम या अभ्यास कराने चाहिए, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति या धनुरासन, चक्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग के अभ्यास। इस तरह से पर्सनालिटी वाइज भी हम जज करते हैं कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा अभ्यास उपयोगी है। चक्रों को ध्यान में रख करके अभ्यास कराते हैं कि जैसे मूलाधार की समस्या है तो मूलाधार चक्र को एक्टिव करने वाले कौन कौन से अभ्यास हैं।
शशांक आसन है, ब्रह्मचर्य आसन है, अश्विनी मुद्रा है, या फिर वज्रोली मुद्रा है। उसी तरह से यदि आप विशुद्धि चक्र को ध्यान में रख करके अभ्यास करना चाहें तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से अभ्यास हैं? तो आसनों में इसके लिए मत्स्यासन, आपका सुप्त वज्रासन है, सर्वांग आसन है, षटकर्मों में वमन है। उसी तरह से प्राणायाम में जो उज्जयी प्राणायाम है, मुद्रा और बंध में जालंधर बंध है। तो ऐसे एक चक्र को ध्यान में रख करके जो भी अभ्यास हैं उन सब का एक कॉम्बाइंड पैकेज बनाए और उस पर्टिकुलर चक्र से संबंधित समस्या जिन्हें है उसके ऊपर ये प्रयोग करके देखें। Then it will be more powerful, more efficient, more effective and more result oriented. इस तरह से मैं देखता हूं कि योग चिकित्सा को हम सिद्धांतों तक सीमित न रखें, योग चिकित्सा को व्यवहार के रूप में उन सिद्धांतों को कैसे लाएं, ये देखने की बात। अब इन सब के अलावा जब हमने षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मेडिटेटिव टेक्निक्स, इन सब का समग्र अपने जीवन में या कहिए कि उस पेशेंट के लिए एक पैकेज तैयार कर दिया तो क्या अब हो जाएगा? नहीं, अभी भी 2-3 चीजें हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला तो उनके लाइफस्टाइल में चेंज आना चाहिए। योग चिकित्सा जब तक कि जीवन में अनुशासन न आए इफेक्टिव नहीं हो सकती। जल्दी सोना, जल्दी जगना होता ही नहीं आज के जमाने में। रात को देर तक टीवी देखेंगे, सुबह देर तक सो के उठेंगे। यही सबसे बड़ी समस्या का जड़ है जो आपको चिकित्सक के पास भेजता है। आपको यदि चिकित्सक के चक्कर नहीं लगाने हैं तो फिर सबसे पहली चीज जो आपको करनी है अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बचपन में पढ़ा और भुला भी दिया। यदि ये हमारे व्यवहार में उतर जाए तो इससे बेहतर वाइज और वेल्दी होंगे कि नहीं होंगे, हेल्दी जरूर हो जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी। उसके बाद जब आप चलते हैं तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का जो कंसेप्ट है वो इसलिए ताकि आप टाइम से जगना जब शुरू करेंगे तो टाइम से डिफिकेट करेंगे, जो आप जिसको कहते हैं स्टूल पास करना, क्योंकि आपकी बॉडी में वो बल जो है वो बना रहता है और वो आपको पता है होता है, वो दूषित पदार्थ आपके ही बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। इसलिए आपको सबसे जरूरी है कि टाइम से उठें और लाइट ब्रेकफास्ट। अगर आप 11 बजे ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट का टाइम 7 से 8 के बीच में, लंच का टाइम 12 से 1 के बीच में, स्नैक्स का टाइम 3:30 से 4 के बीच में, रात को डिनर 8 बजे से पहले। जितने जल्दी कर सकते हैं 7 बजे कर लें, 6 बजे कर लें। आप किसी भी आश्रम में चले जाइए, बिहार स्कूल ऑफ योग चले जाइए, शांति कुंज चले जाइए, किसी भी जैन आश्रम में चले जाइए, आप देखेंगे कि वहां सूर्यास्त के पहले पहले भोजन संपन्न कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जठराग्नि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब सूरज जगा हुआ होता है तो हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। सूरज के ढलने के बाद जब आप देर रात में देर से खाते हैं तो फिर उसको पचने में टाइम लगता है और इसीलिए फिर आप कहते हैं कि जी हम तो खाते तो एक ही रोटी है और ये जी शरीर में ऐसा लगता है कि अब क्या करूं, एक ही रोटी से तब भी हमारा शरीर फैला जा रहा है, हमारा पेट निकला जा रहा है। आप यदि खा के आधा 1 घंटा टहलते नहीं है, रात को खाने और सोने के बीच में 2-2.5 घंटे का गैप नहीं रखते हैं तो फिर तो वो पेट फूलेगा ही ना। उसको आपने मूवमेंट के लिए टाइम ही नहीं दिया और सुबह में जब वो पचा ही नहीं तो आपने खूब सारा बल प्रयोग किया डिफिकेशन के लिए और इस तरह से आपने कई सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है वो जनरेट कर लिए।
इसलिए योग थेरेपी में सबसे जो आसन प्राणायाम मेडिटेटिव टेक्निक्स के अलावा जो और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है लाइफस्टाइल में चेंज और डाइट में चेंज। यदि ये दो चीज नहीं करते हैं तो आप कितने बड़े भी योग एक्सपर्ट के पास चले जाएं, योग थेरेपी आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। थोड़ा लाभ तो मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि जो योगी भ्रष्टा त्यों नर से श्रेष्ठा। योगी भ्रष्ट भी होगा तो सामान्य नर से अच्छा ही होगा। आप थोड़ा बहुत भी योग करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा भी करते हैं तो लाभ तो आपको पहुंचाएगा, लेकिन यदि आप योग का समग्र लाभ लेना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल के रूप में योग को लेना होगा। पहले तो आप लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन करिए, फिर योग को लाइफस्टाइल में लेके आइए। दोनों में अंतर है। पहला डिसिप्लिन लाइफ यानी सिस्टमेटिक जगना, सिस्टमेटिक सोना, सिस्टमेटिक खाना, सिस्टमेटिक एजुकेट करना, ये 3-4 बातें तो महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब इन चीजों पर आपका शरीर सध जाता है, फिर आप मन को साधना शुरू करते हैं। चिंता, परेशानी, तनाव, इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। कैसे? जब समत्वम योग उच्चते आपके जीवन में उतरने लगता है, जब आप स्ट्रेस नहीं लेने लगते। वो कब होता है? वो तब हो पाता है जब आप योग को गहराई से समझने लगते हैं। योग के उन पहलुओं को पहले समझ लें जो ज्यादा व्यवहारिक हैं। योग में मिताहार की, उपवास की, स्वस्थाहार की बात की गई है। मिताहार का मतलब होता है जितनी आपकी स्टमक की कैपेसिटी है। आप मान के चलिए, आप बॉडी फिजियोलॉजी भी जानते हैं, योग के एक्सपर्ट हैं, तो कि आपकी स्टमक की जो कैपेसिटी है 450 से 500 ml की होती है। आप जब खाना खाते हैं तो कम से कम जवानी में, बुढ़ापे में तो कम हो जाता है, या कहिए कि जब आप ओबेज होने लगते हैं या डायबिटिक होने लगते हैं तो फिर वो डोज कम हो जाता है। अदरवाइज जब तक आप हेल्दी हैं तो फिर वो 2.5-3 किलो तक खा जाते हैं। ये हंसने वाली बात तो है, लेकिन आपके स्टमक की कैपेसिटी कितनी है? स्टमक की कैपेसिटी है 500 ml। तो आपको भोजन कितना करना चाहिए? भोजन करना चाहिए उसका 50%, और बाकी जो 50% बचा उसमें से 1/4 वाटर के लिए, 1/4 एयर के लिए। आप कहेंगे स्टमक में एयर थोड़ा जाता है। नहीं नहीं, स्टमक में एयर नहीं जाता। एयर तो आपके लंग्स में ही जाता है, लेकिन वो लंग्स का एयर आपके स्टमक को मूवमेंट दे पाए, उसमें थोड़ी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर पाए, उसके अंदर जो चर्निंग मैकेनिज्म है वो बेहतर कर पाए, इसकी खाली जरूरी। तो इस तरह से योग के समग्र चीजों को, योग थेरेपी के समग्र लाभ को यदि आप लेना चाहते हैं तो फिर इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और एक अंतिम बात करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि टाइम पर्याप्त हो चुका है। रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, पॉजिटिव मेंटेलिटी, एनवायरमेंट, क्लोथिंग और इंस्ट्रक्टर्स, ये 4-5 चीजें और ध्यान रखने की है कि आप जब भी योगाभ्यास के क्षेत्र में जाएं तो रेगुलर होके जाएं। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया 3 दिन नहीं किया, आज तो मूड नहीं है, आज तो जी आज कोई और समस्या आ गई, आज तो कोई जरूरी काम आ गया। ये सारी समस्याएं सबके जीवन में होती हैं और सब बहाने होते हैं। जिस काम के लिए आप महत्व देते हैं उस काम के लिए आपके पास टाइम होता है केवल। तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, तभी योग काम करता है। सिंसियरिटी होनी चाहिए। आप योग तो कर रहे हैं, साथ में टीवी भी चल रहा है, फोन भी बीच बीच में अटेंड कर रहे हैं, नहीं, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप योग करेंगे तभी योग थेरेपी आपके लिए यूजफुल होगी। पॉजिटिव मेंटेलिटी जरूरी है। आप सकारात्मक सोच के साथ जाएं कि आप ऐसे जाते हैं पता नहीं इसको कुछ आता भी है कि नहीं आता है, इस योगा एक्सपर्ट पता नहीं ये सही कराएगा कि नहीं कराएगा, बाबा रामदेव तो ऐसा कराते हैं या फलाने योग गुरु तो ऐसा कराते हैं और ये तो कुछ अलग से करा रहा है, इसमें हमें भरोसा नहीं हो रहा। जब आप संशय में रहेंगे तो फिर योग आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप रह रहे हैं उस आसपास के परिवेश में स्वच्छता है कि नहीं, उसमें वेंटिलेशन है कि नहीं। आप एसी कमरे में बैठ करके योग करना चाहते हैं, दैट विल नॉट यूज। कपड़े, क्लोथिंग्स कैसे हैं, हल्के फुल्के हैं कि नहीं। हर कोई कुर्ता पैजामा ना पहने मेरी तरह, लेकिन ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए योग के समय में। और एक परफेक्ट योगा इंस्ट्रक्टर की जरूर तलाश होनी चाहिए। तो इन सब पर यदि ध्यान रखें तो योग चिकित्सा जो है वो निश्चित रूप से उपयोगी होगी। और
मैं समझता हूँ कि बातें पर्याप्त हो गई हैं और अब यदि थोड़ा सा इसमें इंटरेक्टिव कुछ आप लोग करना चाहें, कुछ सवाल पूछना चाहें तो ज़्यादा उपयोगी होगा मेरे लिए भी और शायद सुनने वालों के लिए भी। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करें। सर एक प्रश्न है कि खाना खाने के बाद जी। बेसिकली कोई कहता है 2 घंटे बाद योग करना चाहिए, कोई कहता है 3 घंटे बाद योग करना चाहिए। एक प्रॉपर क्या है, कितना गैप होना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि अब वो आपके फूड सिस्टम पे निर्भर करता है कि आपने जी खाना कितना खाया है और आपको पचाने में टाइम कितना लग रहा है। हर व्यक्ति की अलग अलग फूडिंग हैबिट्स होती हैं और उसके पचाने की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जब आपको लगे कि हमारा स्टमक एम्प्टी हो गया, हालांकि 45 मिनट्स के बाद जो है वो चर्निंग शुरू होती है। स्टमक में जो कुछ भी हम डालते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है और फिर उसकी चर्निंग होती है, फिर वो धीरे धीरे काइम बन करके ड्यूडेनम में निकलना शुरू होता है। तो अप्रोक्स जो है वो 45 मिनट के बाद वो प्रक्रिया शुरू होती है और जो भोजन आपने लिया है उस फूड स्टेप के आधार पे वो टाइमिंग उस पर निर्भर करता है। कम से कम 2.5 से 3 घंटा तो टाइम चाहिए। अब वो भी निर्भर करता है कि यदि आपने बहुत कुछ हैवी खा लिया है तो उसको पचने में और टाइम लगेगा। तो जब आपको लगे कि हमारा स्टमक एम्प्टी हो गया है कोई और सवाल है? जी सर, प्राणायाम के लिए भी हमें सेम प्रोसेस अपनाना है? जी जी भोजन लिया है तो प्राणायाम भी? कुंभक को करते हैं। प्राणायाम का मतलब ही कुंभक है। कुंभक के बगैर प्राणायाम नहीं होता। तो जब तक कि आपके स्टमक पूरे एम्प्टी नहीं होंगे तब तक आप गहरी सांस नहीं ले पाएंगे। गहरी सांस नहीं लिया तो प्राणायाम अच्छे से हुआ ही नहीं। अच्छे से प्राणायाम नहीं हुआ तो अच्छे से प्राणायाम का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्राणायाम और आसन जो कुछ भी करना हो, योग का अभ्यास जब भी करना हो तो 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। सर एक प्रश्न है कि जिनको घुटनों में बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिसका फ्लूइड कम हो गया है और हड्डियां आपस में ऐसा लगता है कि रगड़ने लगी हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? कि वो नीचे तो बैठ नहीं सकते, तो सर उनके लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो इजी गोइंग सही हो जाए और उन्हें ऑपरेट ना कराना पड़े? ओए सर का फोन जो वृद्ध होंगे उनके तो समस्या है। जी अब आ रही है आवाज? जी हाँ सर आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो ये कह रहा था कि जो हाँ, यदि वो बुजुर्ग हैं, बहुत ज्यादा वेट है तो सटखर्म कराना तो थोड़ा मुश्किल है। जी लेकिन उनके लिए जो सूक्ष्म व्यायाम है, स्वामी सत्यानंद जी की लिखी हुई पुस्तक में पवन मुक्तासन भाग 1, वह अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि उनको उसके वजन होगा, इसी वजह से कार्टिलेज घिस गए हैं, तो उनको ज्यादा जो है चलना नहीं चाहिए। योग तो करें और योग करने से उनको तत्काल लाभ भी मिलेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद वो चलना शुरू कर देंगे तो जितना लाभ मिला वो तुरंत फिर डिजेनरेशन में बदल भी जाएगा। इसलिए फॉर एटलीस्ट 15 डेज टेक कंप्लीट रेस्ट, उस जॉइंट्स लूजनिंग अभ्यास को करें और साथ में हल्की मालिश, वो जो दर्दनाशक तेल वगैरह होते हैं उसकी हल्की मालिश आप कर सकते हैं। और यदि संभव हो
तो जो लोकल स्टीम होती है, आप अपने कुकर से भी हल्की गैस को निकाल करके हेलो सर। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, अगर एक बार जो हमारे पैरों में जो सिनोवियल फ्लूइड है मैम वो फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है मैम, क्या वो योग के थ्रू वापस बन जाएगा जिससे हमारे घुटनों का दर्द हो जाएगा? जी बिल्कुल। तो नो सिनोवियल में बनता है पवन मुक्तासन का अभ्यास करने से? जी सर। इसमें जाएगा देखिए, रीजनरेशन की जो जी। प्रक्रिया है कि सेल्स, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज सर, आ रही है? जी आ रही है सर। हाँ, डीजनरेशन की जो प्रक्रिया है वो, हाँ, डीजनरेशन की जो प्रक्रिया है वो एक बार शुरू हो जाए तो नए सेल्स बनना बहुत कठिन हो जाता है। और ये निश्चित रूप से यदि घुटनों की ऐसी घिसाई हो गई है, इसका मतलब डीजनरेशन प्रक्रिया चालू हो गई है और वो एजिंग प्रोसेस में पहुंच गए हैं। किसी न किसी बुजुर्ग की बात आप कर रहे हैं, उनके लिए नए सेल्स का बनना थोड़ा मुश्किल है। इसमें हमारे मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल है। जो हम खाते हैं उसी से नए सेल्स का निर्माण होता है। हमारे भोजन में बहुत पोषक तत्वों की, मिनरल्स की कितनी एफिशिएंसी है और वो कितने एफिशिएंट तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, इन दो बातों पर निर्भर करता है कि नए सेल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। उसमें आपने जो खास करके विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी है, उनको आप डाइट से पूरा करें और उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिले, उनको उसका एब्जॉर्प्शन हो करके वो ब्लड के माध्यम से उस पर्टिकुलर ज्वाइंट तक पहुंचे, पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि यानी आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करें भी और घुटने के ऊपर दबाव भी ना पड़े। ऐसे अभ्यासों को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही टैक्टफुली जब आप करते हैं, हल्के हल्के अभ्यास करा के, तो दैट विल वर्क, दैट विल डेफिनेटली गिव हिम अ बेटर रिलीफ। ऐसा नहीं कि वो पेशेंट तुरंत में दौड़ने लग जाएगा या तुरंत में कार्टिलेज बनने शुरू हो जाएंगे या सिनोवियल फ्लूइड बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस एरिया में जब हम प्राण का प्रवाह बेहतर करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो उस एरिया की डीजनरेशन को रोकता है, नए सेल्स के निर्माण में मदद करता है। और यदि वो मिडिल एज के लोग हैं तो उनको प्रिवेंशन यानी क्योर भी मिलेगा, और यदि बहुत ज्यादा एज पीपल हैं तो थोड़ा देर लगेगी, लेकिन रिलीफ तो सबको मिलेगा। धन्यवाद सर। प्रश्नों की तो बहुत लंबी श्रृंखला है, परंतु हमारे लिए भी, हम क्षमा चाहेंगे प्रतिभागियों से, ये संभव नहीं हो पाएगा। और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर हम सर से लेकर के आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। और मैं अपने गुरु का हृदय की अंतरिम गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज का सर का बहुत बिजी शेड्यूल था और सर कहीं बाहर थे और इसीलिए शायद विलम्ब हुआ था, और आकर सर ने तुरंत ही हमें ज्वाइन किया। इसी ऊर्जा से सर हम बहुत प्रभावित होते हैं। और हमें आज भी याद है कि जब हम लोग परीक्षाओं के प्रेशर में आ जाते थे, तनाव में आ जाते थे, एक विशेष बात की सर का योग निद्रा के विषय में बहुत गहन अनुभव है, और आप लोगों ने हमें योग निद्रा से तनाव मुक्त किया है। और परीक्षा का जो भार हम लोग समझते थे, तनाव युक्त हो जाते थे, आप लोग हमें 15-20 मिनट में ही तनाव मुक्त कर देते थे और हम भी संकोच, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अपने सारे कार्य किया करते थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अति व्यस्त शेड्यूल में हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस थैंक डे। यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा हमारे व्याख्यान स्वागताध्यक्ष को, हमारे आपके अपने प्रधानाध्यक्ष और प्रधानाचार्य जी को हमारी तरफ से हेलो, धन्यवाद। थैंक यू सर। लाओ पैसे दो, म्यूट करो।
म्यूट करो ये।